स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ रहे थे और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में किसी भी डीएनए का वो सेगमेंट जहां से कोई पर्टिकुलर आरएनए बन के प्रोटीन बनती है, वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीन पार्ट, मेन स्ट्रक्चरल जीन या स्ट्रक्चरल पार्ट, और उसके पहले प्रमोटर और उसके बाद टर्मिनेटर। प्रमोटर कहाँ है, टर्मिनेटर कहाँ है, ये भी बता दिए थे कि स्ट्रक्चरल के आगे है तो आप स्ट्रीम कहेंगे और स्ट्रक्चरल के पीछे है तो डाउन स्ट्रीम कहेंगे। दो क्वेश्चन यहां और रह गए थे। एक क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इधर देखें। जैसे मान लेते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कोई एक रीजन होता है जिसका नाम प्रमोटर होता है और कोई एक रीजन होता है उसका नाम टर्मिनेटर होता है। मान लेते हैं ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, स्ट्रक्चरल होगा। एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि जो प्रमोटर जीन है उसके आगे और उसके पीछे कुछ बेस सीक्वेंस होते हैं जिनको रेगुलेटरी जीन कहते हैं। वो रेगुलेटरी जो आगे पाया जाता है ये, इसको इनहिबिटर कहते हैं, और वो रेगुलेटरी जो पीछे पाया जाता है इसे ऑपरेटर कहते हैं। तो देखो फिर हुआ क्या है, इनहिबिटरी जीन है या इनहिबिटर है, फिर रेगुलेटरी में वो प्रमोटर है, और फिर ऑपरेटर है, फिर स्ट्रक्चरल है, फिर टर्मिनेटर है। फिर से देख लेते हैं, ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, तो यहां से यहां तक क्या है, ये स्ट्रक्चरल है। एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रमोटर जीन के पहले मतलब अप स्ट्रीम और प्रमोटर जीन के डाउन स्ट्रीम मतलब पीछे कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस पाए जाते हैं। उन रेगुलेटरी सीक्वेंस के नाम यहां नहीं दिए हैं, नाम आगे पढ़ेंगे। हमने बता दिया केवल जो आगे पाया जाता है वो इनहिबिटर होता है और जो पीछे पाया जाता है वो ऑपरेटर होता है। और ये पूरी कहानी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ये पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे, वहां पढ़ लेंगे। छोटा बना लो, एक लाइन पढ़ लेते हैं। एक लाइन लिख लेते हैं। सम रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट अप स्ट्रीम का मतलब पहले और डाउन स्ट्रीम का मतलब बाद में, किसके, प्रमोटर। जरा एनसीईआरटी ओपन करो। अरे एक लाइन लिखना है, उसमें क्या रुक जाए। हो गया।
हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे उस दिन? यहाँ तक पढ़ लिए थे ना? नहीं पढ़े थे? ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़े थे ना? चलो, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से क्या बना लो, आरएनए, इसको कहते क्या हो? ट्रांसक्रिप्शन। हियर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी गवर्न करती है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बस एक फर्क होता है कि सामान्यतः जब डीएनए में एडेनिन होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लाते हैं? थाइमीन लाते हैं। लेकिन जब आरएनए में एडेनिन का कॉम्प्लीमेशन लिखना होता है तो यूरेसिल लाते हैं। इतना तो पता ही है। तो एक्सेप्ट एडेनोसिन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूरेसिल हो जाता है, किसकी जगह? थाइमीन। कह रहा जैसा कि रेप्लिकेशन में होता था वहां एक बार स्टार्ट हो जाता है तो टोटल डीएनए क्या हो जाता था? डुप्लीकेट हो जाता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? केवल ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए, ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीज इनटू आरएनए। दिस नेसेसिटाइज डिफाइनिंग द बाउंड्रीज। वो डिमार्केट करना पड़ेगा कौन सा हिस्सा है, कौन सा स्ट्रैंड है किसका? डीएनए का, जो क्या होता है? ट्रांसक्राइब। अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते हैं तो कोई ना कोई कारण होता होगा। तो कारण दिया, ये पहला कारण दिया है, ये पहला कारण दिया है और ये दूसरा कारण दिया है। पहला कारण क्या है कि अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के तरीके से काम करेंगे तो जो दो आरएनए बनेंगे उनका सीक्वेंस क्या होगा? डिफरेंट होगा। और इससे जब कोड प्रोटीन के लिए करेंगे तो उनके सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इसका मतलब एक ही डीएनए से दो डिफरेंट प्रोटीन बनाओगे, ये तो ठीक नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा समस्या है कि अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो क्या बना लेंगे? डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेंगे। और जिससे फिर आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो हिस्सा है जिसमें कुल 3 पार्ट हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर। देयर इज ए कन्वेंशन, यहाँ परंपरा है। कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दोनों स्ट्रैंड की अपोजिट पोलैरिटी होती है, ये पॉइंट टिक कर लो। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करेगा पॉलीमराइजेशन ओनली इन, और वो है कौन सी? 5' to 3'। इसका मतलब वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है वो क्या काम करेगा? टेम्पलेट। और उसका नाम क्या रख दोगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड रख दोगे। और जो दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है और उसका सीक्वेंस बिल्कुल सेम होगा आरएनए के, बस वो ट्रांसक्रिप्शन में रोल नहीं होगा। स्ट्रांगली दिस स्ट्रैंड व्हिच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रिफर्ड एज क्या? कोडिंग स्ट्रैंड। सभी रेफरेंस पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के किसके रेस्पेक्ट में रखे जाते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। वो भी देख लेंगे, बीच में 2 लाइनें छोड़ी बताएंगे। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या है? स्ट्रक्चरल। प्रमोटर कहाँ है तो कहोगे लोकेटेड टुवर्ड 5' इंडिया, क्या कहोगे? आप स्ट्रीम ऑफ द क्या? स्ट्रक्चरल जीन। रेफरेंस मेड, ये 5' इंड किसका है? कोडिंग का ही तो है। इट इज द डीएनए सीक्वेंस। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल बताए थे कि प्रमोटर वास्तव में है क्या? तो ये डीएनए सीक्वेंस है जो जगह देता है इसके लिए बाइंडिंग फॉर आरएनए पॉलीमरेज। in presence of promoter, the presence of promoter in a transcription unit define the template and coding। अगर टेम्पलेट और कोडिंग डिफाइन करेगा तो कहोगे जिधर की तरफ प्रमोटर है उधर की तरफ जिसका 3' है वो टेम्पलेट है, और जिधर की तरफ प्रमोटर है उधर की तरफ जिसका 5' है वो कोडिंग। फिर से सुन लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए प्रमोटर के रेस्पेक्ट में टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड बताओ तो क्या बताओगे? तो कहोगे प्रमोटर की तरफ जिस स्ट्रैंड का 3' है वो टेम्पलेट है, और प्रमोटर की तरफ जिसका 5' है वो क्या है? कोडिंग है।
ठीक है, लेकिन अगर यही बात किससे, टर्मिनेटर से पूछी जाए तो टर्मिनेटर तो बदल के बताएगा। क्या बताएगा? टर्मिनेटर कहेगा हमारी तरफ जिसका 5 डैश है वो टेम्पलेट है और हमारी तरफ जिसका 3 डैश है वो कोडिंग है। तो कह रहा अगर इससे पूछोगे तो बिल्कुल कहानी क्या मिलेगी, रिवर्स मिलेगी। ठीक है, टर्मिनेटर कहाँ लोकेटेड है, तो कहोगे 3 डैश या डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, और यूजली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देयर इज एन एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस, ये आज पढ़ाया है, प्रेजेंट कहाँ, आप स्ट्रीम भी है और डाउन स्ट्रीम है, किसके, प्रमोटर। कह रहा इनकी प्रॉपर्टी हम कब पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये हेडिंग पढ़ने से पहले दो बातें जरा पढ़ लीजिए। तो साइड में हेडिंग डालिए कॉम्प्लीमेंटरिटी इन आरएनए फॉर्मेशन। अभी लिखिएगा नहीं, जरा देख लीजिए इसको। कॉम्प्लीमेंटरिटी इन आरएनए फॉर्मेशन होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है मान लेते हैं 3 डैश टू 5 डैश, तो अपने आप ये 5 डैश टू 3 डैश ये डीएनए है। मान लेते हैं बेस यहाँ ए टी ए सी सी ए टी ए जी, मान लेते हैं ये बेस है। तो यहाँ जरा बताओ क्या होगा, तो यहाँ टी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ जी होगा, जी होगा, टी होगा, ए होगा, टी होगा, सी, यही तो होगा। इस स्ट्रैंड का नाम टेम्पलेट होगा और इसका नाम कोडिंग होगा। अब ध्यान सुनना, इसके बाद बनेगा क्या, बनेगा आरएनए, ये मान लेते हैं आरएनए। तो जब आरएनए बनेगा किससे, इसी से तो बनेगा। तो अगर बनाने वाले का इधर 3 डैश है तो बनने वाले का इधर क्या होगा 5 डैश और इधर क्या होगा 3 डैश। तो ये बात याद रखिएगा, डीएनए हमेशा 3 डैश टू 5 डैश पढ़ा जाता है और आरएनए हमेशा 5 डैश टू 3 डैश पढ़ा जाता है। ये बात दिमाग में रखेंगे। अब आपको ये बताना है कि जो ये आरएनए बना है इस पर बेस सीक्वेंस क्या होंगे। तो देखिए कैसे, जल्दी ना करिएगा, आराम से एग्जाम में करिएगा। अभी 2 साल 2023 में 2024 में बड़े बड़े सीक्वेंस आए और वो भी लोगों के गलत हो गए, सिर्फ इस नाते कि सिर्फ जल्दी कर रहे थे। तो जल्दी ना करिएगा, आसानी से करेंगे। क्या देखिए, जब कभी आपसे ये पूछे कि भाई डीएनए का स्ट्रैंड ये है और आरएनए पर बेस सीक्वेंस क्या होंगे, तो कभी आप इस स्टैंड से सीधे ये ना निकालिए। हमेशा ये स्टैंड दिया होगा, पहले ये लिख लीजिएगा। तो सामने लिखा हुआ है ही, हमने हमको लिख ही दिया है। इसको लिखने के बाद क्या करिए, जहां जहां टी है वहां वहां, जैसे इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, और यहाँ यहाँ कर क्या दीजिए, यू कर दीजिए और लिख लीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे, जी लिखेंगे, जी लिखेंगे, यू लिखेंगे, ए लिखेंगे, यू लिखेंगे और सी लिखेंगे। जब कभी आपसे ये कहे कि देखो डीएनए ये है और आरएनए बताओ, तो कभी इस स्टैंड से सीधे आरएनए मत बनाइए। जब कभी आपको बनाना होगा पहले आप ये लिखोगे, लिखने के बाद टी काट के उसके नीचे यू लिखोगे और तब सीक्वेंस लिखोगे। तो बताओ आरएनए का सीक्वेंस कैसा है, तो कहोगे बिल्कुल कोडिंग जैसा है। बिल्कुल क्या है, कोडिंग जैसा है, बस क्या अंतर है, जहां जहां थाइमिन है उसकी जगह यूरेसिल है। तो इसका क्या है, सेम एज कोडिंग, बस एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट यूरेसिल। इन प्लेस ऑफ थाइमिन। कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान सुनिएगा, कभी कभार एग्जामिनर दिमाग लगा देता है फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे, देखो उसने आपको ये बेस सीक्वेंस बताया, उसने कहा कि आप आरएनए का सीक्वेंस बताओ, आपने पहले ये लिखा और फिर ये सीक्वेंस निकाला।
ये सीक्वेंस निकाला, ऑप्शन में ढूंढा, आपको पहला ऑप्शन मिल गया, आप तुरंत टिक कर दोगे। क्या ध्यान नहीं दोगे वो देखो, ये ध्यान नहीं दोगे, ये सीक्वेंस तब तक सही है जब तक ये हो, मतलब इधर की तरफ 5 डैश हो, इधर की तरफ 3 डैश हो, तब नहीं ये सीक्वेंस सही है। अगर यही सीक्वेंस लिखा मिल जाए और इधर लिख जाए 3 डैश और इधर लिख जाए 5 डैश, गलत हो गया तो घर जाने के बाद पता चलेगा, ये तो घर जाने के बाद पता चलेगा गलत हो गया ना। तो देखो गलती से बचना कैसे, कभी भी आंसर लगाने से पहले ये ध्यान जरूर देंगे कि जो आंसर लगाने जा रहे हो उसमें 5 डैश टू 3 डैश है कि नहीं। अगर 5 डैश टू 3 डैश है पहली शर्त, और दूसरी शर्त है ये सीक्वेंस होना चाहिए। दोनों में से अगर दोनों बातें सही हैं तो आंसर आपका सही है, और नहीं है तो फिर आंसर क्या है, गलत। हाँ, आप मान लीजिए उसने कोई भी ऑप्शन 5 डैश टू 3 डैश नहीं दिया, तब क्या करोगे, तब 3 डैश टू 5 डैश लगाएंगे, लेकिन फिर इसको रिवर्स करके लगाएंगे, फिर आंसर इधर से मिलना चाहिए। अगर उसने 3 डैश टू 5 डैश दिया तो क्या आंसर मिलेगा, तो आंसर ये मिलेगा CUAUC, ऐसे मिलना चाहिए। और अगर 5 डैश टू 3 डैश है तो आंसर ये मिलना चाहिए। तो सारी गलतियां यहाँ क्या होती हैं, कभी पोलैरिटी चेक करने में गलत कर देते हो, पोलैरिटी ध्यान नहीं देते हो, तो अब करेंगे क्या, सिर्फ 2 काम करेंगे, क्वेश्चन आपका सही होगा। डीएनए से आरएनए पूछेगा, टेम्पलेट दे के आरएनए पूछेगा तो कोडिंग लिख के आरएनए बनाओगे, कोडिंग दे करके आरएनए पूछेगा तो सिर्फ तुरंत ही क्वेश्चन पेपर में ही काट के आरएनए बना लोगे। ठीक है, आंसर लगाने से पहले ध्यान देंगे किस दिशा में लिखना चाहिए, 5 डैश टू 3 डैश। अगर उसने सारे ऑप्शन 3 डैश टू 5 डैश में दिए हैं तो आप इसको ऐसे कर दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल बनेगा। तो आरएनए दे करके टेम्पलेट पूछ लेगा, ये भी तो कर सकता है। तो आरएनए दे करके जब टेम्पलेट पूछेगा तो जल्दी ना करिएगा, आरएनए से पहले क्या बनाइएगा, कोडिंग बनाइएगा, तब क्या लिखिएगा, टेम्पलेट लिखिएगा, और फिर आंसर लगाने में ध्यान रखिएगा। अगर टेम्पलेट लिख रहे हो तो 3 डैश टू 5 डैश मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब आप आंसर लगाओगे उससे पहले एक बार पोलैरिटी फाइनल जरूर करोगे कि हमको क्या पोलैरिटी लिखनी है। आप लिख लो इसको। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जीन हेडिंग दी है, वास्तव में ये जीन को डिस्कस करना है इसमें। तो अगर पूछा जाए जीन क्या है, तो सामान्यतः जीन फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था। जीन क्या है तो कहोगे डीएनए पर पाया जाता है, वास्तव में जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए ही है। डीएनए क्रोमोसोम पर है तो जीन भी क्रोमोसोम पर पाया जाता है। सब रटने वाले सवाल। असली में जीन क्या है तो यहाँ डिफाइन किया गया है कि किसी भी डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड करे, उसी सेगमेंट को हम लोग जीन कहते हैं। उसको यहाँ समझे, मान लेते ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन है, और स्ट्रक्चरल जीन की स्थिति ये होती है उसमें कोई ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं, और एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। मतलब समझ लीजिए क्या, ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसकी कॉपी मैच्योर एमआरएनए में मिले और जिसकी कॉपी मैच्योर एमआरएनए में ना मिले। अब जो मैच्योर आरएनए में मिलेगा उसी से तो प्रोटीन बनेगी, और जो मैच्योर आरएनए में ही नहीं होगा उससे कैसे प्रोटीन बनेगी। तो होता क्या है कि एक हिस्सा होता है एक्जान और एक हिस्सा होता है इंट्रान। एक्जान को कहते हैं कोडिंग सीक्वेंस या एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस, और ये पाया जाएगा किसमें, मैच्योर एमआरएनए में। तो फिर ये कोड किसके लिए करेगा, प्रोटीन के लिए कोड भरेगा। लेकिन इंट्रान को इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, नॉन कोडिंग या इंटरवेनिंग सीक्वेंस कहते हैं। इंट्रान की खास बात यह है कि ये नॉन एक्सप्रेसिव सीक्वेंस होता है, क्योंकि नहीं पाया जाएगा किसमें, मैच्योर आरएनए में। तो क्यों नहीं पाया जाएगा ये भी समझने की बात है, तो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। यूकैरियोट में घटना होती है, इसका नाम स्प्लाइसिंग है। स्प्लाइसिंग के दौरान करते क्या है, इंट्रान को काट के रिमूव कर देते हैं और एक्जान जोड़ देते हैं। तो ये मैंने सिर्फ लिख दिया है कि ये नहीं पाया जाएगा मैच्योर एमआरएनए में। कहोगे हाँ क्यों, तो उसका कारण ये है, ये रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग द स्प्लाइसिंग। अब जब मैच्योर आरएनए में है नहीं, तो है ही नहीं, तो क्या प्रोटीन के लिए कोड करेगा, बिल्कुल नहीं कोड करेगा।
एक्जान और इंट्रान को मिला करके क्या कहते हैं, सिस्ट्रान। और सिस्ट्रान को ही माना जाता है क्या, जीन। क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कोड करता है किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें से 3-4 ये लिखे हुए हैं। क्या, पहला सवाल, जीन फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन डीएनए पर पाया जाता है या क्रोमोसोम पर पाया जाता है। जीन क्या है, सिस्ट्रान है। सिस्ट्रान क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड करता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। एक और बात, सिस्ट्रान में क्या होते हैं, एक्जान और इंट्रान होते हैं। एक्जान किसमें होगा और किसमें नहीं होगा, इंट्रान किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। तो एक्जान की बात करें तो वो इमेच्योर और मेच्योर दोनों में होगा, और इंट्रान की बात करें तो इमेच्योर में होगा लेकिन मेच्योर में नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल जीन 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसिस्टानिक और पॉलीसिस्टानिक। एक सिस्ट्रान एक जीन के बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोट में मिलेगा, मोनोसिस्टानिक कहते हैं। और ढेर सारे सिस्टान मिलकर के एक लंबा सा आरएनए बनवाएं, उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टानिक। तो एक सिस्टान से एक आरएनए बने, एक जीन की तरीके से काम करे तो मोनोसिस्टानिक, और ढेर सारे सिस्टान अगर इन्वॉल्व हो जाएं तब एक स्ट्रक्चरल जीन बन पावे तो उसको हम कहते हैं क्या है, पॉलीसिस्टानिक। याद कैसे रहेगा, तो पी फॉर पॉलीसिस्टानिक और पी फॉर प्रोकैरियोट। तो स्ट्रक्चरल जीन कैसे होते हैं, मोनोसिस्टानिक के पॉली, तो कहो दोनों होते हैं, बस प्रोकैरियोट में अलग और यूकैरियोट में अलग। एक और क्वेश्चन है, एक्जान, इंट्रान और सिस्ट्रान का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ किसमें है, यूकैरियोट में है। ये जो सिस्ट्रान है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसको कहते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इन किसमें, यूकैरियोट। एक लाइन बढ़ा लीजिए, इसको स्प्लिट जीन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक फंक्शनिंग है फिर एक नॉन फंक्शनिंग है, फिर एक फंक्शनिंग है फिर एक नॉन फंक्शनिंग है, इसी नाते इसको स्प्लिट जीन कहते हैं। स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट किसमें है, यूकैरियोट में है, प्रोकैरियोट में नहीं है। जीन तो कहोगे फंक्शनल यूनिट है, ऑफ इनहेरिटेंस। जीन कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट ओवर, तो आंसर क्या दोगे, डीएनए ना मिले तो क्रोमोसोम भी कह सकते हो। ठीक है, जीन क्या है, सिस्ट्रान, किसमें, याद रखिएगा यूकैरियोट। और सिस्ट्रान क्या है, तो सिस्ट्रान में है इंट्रान प्लस एक्जान। सिस्ट्रान क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड करेगा किसके लिए, प्रोटीन के लिए। बस इतनी सी बात। मोनोसिस्टानिक पॉलीसिस्टानिक वहां लिखा ही है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट वहां लिखा ही है। जरा एनसीईआरटी खोलो, यहाँ बढ़ा दो, स्प्लिट, ये है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। यहां से पढ़ते हैं, जीन क्या है, तो ये देखो लिखा है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई शक नहीं है कि जीन कहाँ लोकेटेड है, डीएनए पर। लेकिन बड़ा मुश्किल है जीन को क्या करना, डिफाइन करना, किस रेस्पेक्ट में, डीएनए के सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा कोई भी डीएनए सीक्वेंस जो कोड करे टीआरएनए या आरआरएनए, इसको भी क्या मानना पड़ेगा,
जीन मानना पड़ेगा। तो सिस्ट्रान क्या है, तो कहोगे सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड करेगा किसके लिए, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। स्ट्रक्चरल जीन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो मोनोसिस्टानिक किसमें, यूकैरियोट, या तो पॉलीसिस्टानिक किसमें, प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया। यूकैरियोट में जो मोनोसिस्टानिक स्ट्रक्चरल जीन है उसमें इंटरप्टेड है कोडिंग सीक्वेंस बीच बीच में, सीन इन यूकैरियोट एज क्या, तो आंसर देंगे स्प्लिट। कोडिंग सीक्वेंस या एक्सप्रेस सीक्वेंस को कहते क्या हो, एक्जान कहते हैं। जबकि एक्जान आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर, या इसी को प्रोसेस आरएनए। और एक्जान आर इंटरप्टेड बाय किसके द्वारा, इंट्रान। इंट्रान या इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर या प्रोसेस आरएनए। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट कर जाता है किसी जीन को इस रिस्पेक्ट में, डीएनए सेगमेंट के रिस्पेक्ट। इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर आल्सो अफेक्टेड बाय, अभी पीछे पढ़ क्या है, प्रमोटर और रेगुलेटर सीक्वेंस ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन। तो कभी कभार रेगुलेटरी सीक्वेंस को क्या माना जाता है, रेगुलेटरी जीन माना जाता है। अब जब जीन है तो प्रोटीन बनाना चाहिए, लेकिन प्रोटीन नहीं बनाते हैं, तो जीन वास्तव में क्या है पता नहीं है, क्योंकि जितना पता उतने से आपका काम चल जाएगा। एडिंग ए टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो टाइप ऑफ आरएनए अलग डालेंगे, प्रोसेस ऑफ अलग डालेंगे। सिमिलर टाइप ऑफ आरएनए, सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, कितने टाइप के, तो आंसर देंगे 3 टाइप के आरएनए बनते हैं बैक्टीरिया में, क्यों, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब 3 टाइप के आरएनए क्या करोगे, तो 3 अलग अलग काम करवाएंगे, जिसमें से जो मैसेंजर आरएनए है वो टेम्पलेट का काम करेगा, और उसी के सीक्वेंस के हिसाब से अमीनो एसिड का सीक्वेंस तय होगा। जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करेगा, वो जेनेटिक कोड को पढ़ेगा और सीक्वेंस के हिसाब से अमीनो एसिड को लेके आएगा। और जो राइबोसोमल आरएनए वो क्या करेगा, तो वो 2 काम करता है, वो स्ट्रक्चरल है क्योंकि वही राइबोसोम बनवाता है, और वही कैटालिटिक है या एंजाइमेटिक है। यही यहाँ लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं फिर लिख लेंगे। इन बैक्टीरिया 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए, कौन से, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। सभी के सभी आरएनए कहाँ इन्वॉल्व हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें किसका काम क्या है, एमआरएनए का काम टेम्पलेट है, टीआरएनए का काम अमीनो एसिड लाना है, जेनेटिक कोड रीड करना है, और आरआरएनए का काम स्ट्रक्चरल भी और कैटालिटिक। यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। इतना पहले लिख लेते हैं फिर आगे बताते हैं। बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे उसमें ऑल 3 टाइप आरएनए इन्वॉल्व, तीनों इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, तो सबका अलग अलग काम है। जैसे अगर कहा जाए कि एमआरएनए क्या करेगा, तो अभी बताए हैं ये टेम्पलेट का काम करेगा। कैसे, यही तय करेगा, डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। टीआरएनए क्या काम करेगा, तो ये ब्रिंक लाएगा अमीनो एसिड, और ये रीड करेगा जेनेटिक कोड को। और आरआरएनए क्या करेगा, एज स्ट्रक्चरल आरएनए एंड कैटालिटिक आरएनए। स्ट्रक्चरल आरएनए का मतलब है ये बनाएगा राइबोसोम,
कैटालिटिक का मतलब है ये एंजाइम की तरीके से काम करेगा, एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एक बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्या, कि जो एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन का, वो कौन है? तो पहले से ही पता है, आरएनए डिपेंडेंट, सॉरी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यहां बताओ कितने टाइप का लगेगा? तो बैक्टीरिया में एक ही टाइप का क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल आरएनए, चाहे राइबोसोमल बनाना हो, चाहे ट्रांसफर बनाना हो, चाहे जो बनाना हो। इससे जुड़े दो क्वेश्चन और हैं। ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये यही वो एंजाइम है जो पॉलीमराइजेशन भी करता है और डीएनए का हेलिक्स भी ओपन करता है। आया हुआ सवाल है, ओपनिंग ऑफ हेलिक्स कौन करता है? यही करता है। ठीक, दूसरा सवाल, ये इस्तेमाल करता है कौन से को सबस्ट्रेट, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जो सबस्ट्रेट की तरीके से यूज होगा? तो थोड़ा बहुत मोटा मोटा याद हो आपको। तो जब हम लोग डीएनए से डीएनए बना रहे थे तो सबस्ट्रेट कौन था? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब जब आरएनए बना रहे हैं तो डीऑक्सी हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसको सबस्ट्रेट के। अच्छा, डीएनए डिपेंडेंट जो डीएनए पॉलीमरेज था वो किस दिशा में पॉलीमराइजेशन कराता था? तो ये किस दिशा में कराएगा? ये भी 5' to 3'। तो ये सब स्टेप जनरल है, लिख लीजिए। इसके बारे में 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल आरएनए। ये बैक्टीरिया के लिए केवल हो रहा है। दूसरा, पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी है? 5' to 3'। ये यूज करेगा सबस्ट्रेट, किसको? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट। और ये पूछा गया सवाल है। यही कराएगा ओपनिंग ऑफ हेलिक्स या डीएनए हेलिक्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग वाला क्वेश्चन आया है। ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कौन करवाएगा? आंसर यही देंगे। किसी भी प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के जितने स्टेप हैं, तो बेसिकली इसके केवल 3 स्टेप हैं। एक है इनिशिएशन, एक है इलांगेशन और एक है टर्मिनेशन। तीनों स्टेप को इसी डायग्राम से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है,
और इस टेम्पलेट डीएनए का इधर की तरफ 5 डैश है और इधर की तरफ 3 डैश है, तो ये सिंगल स्टैंड बना हुआ है। इसके बगल में कोडिंग स्टैंड भी होगा लेकिन वो बनाया नहीं। ठीक, टेम्पलेट स्टैंड में शुरुआत में प्रमोटर उल्टा लिखा है, इसको सही कर लीजिए। ये 3 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश। इधर प्रमोटर है, फिर स्ट्रक्चरल है, फिर टर्मिनेटर है। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर। होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोटर से बाइंड होकर के ट्रांसक्रिप्शन शुरू कराना था, लेकिन ये इससे बाइंड हो नहीं पा रहा था। क्यों? इसमें इसका जो कुछ स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसा था, वो यहाँ के बेस सीक्वेंस पे फिट नहीं हो पा रहा था। तो क्या व्यवस्था की गई कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ गया सिग्मा फैक्टर, जिसका दूसरा नाम इनिशिएशन फैक्टर है। जैसे ही सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज आता है कि वो इस लायक हो जाता है कि वो जा करके कहाँ जुड़ पावे, प्रमोटर से। अब ये प्रमोटर से जुड़ गया, जैसे जुड़ जाएगा वैसे हम कहेंगे इनिशिएशन हो गया। तो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद द प्रमोटर रीजन विद हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। जैसे ही बाइंड हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर का रोल खत्म हो जाएगा और सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाएगा। ठीक, अब सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज अकेले बचा है। ये धीरे धीरे स्ट्रक्चरल जीन पर पाए जाने वाले बेस सीक्वेंस को रीड करते हुए आगे बढ़ेगा, और जब ये आगे बढ़ेगा तो ये आरएनए बनाएगा। इसी को पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए कहेंगे। कैसे? वो यहां देखो। जैसे मान लेते ये आरएनए पॉलीमरेज है और ये है 3 डैश टू 5 डैश वाला टेम्पलेट। अगर यहाँ ए है तो इसने आरएनए में क्या लिया? यू लिया। यहाँ सी है तो यहाँ जी लिया, यहाँ टी है तो यहाँ ए लिया। ऐसे ये पूरा लंबा सा क्या बन गया? आरएनए। जो आरएनए बन रहा होगा वो 5 डैश टू 3 डैश बन रहा होगा। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ेगा तो काम करेगा, ये हेलिक्स भी खोलता जाएगा और कॉम्प्लीमेंटरिटी के हिसाब से आरएनए भी लंबा करता जाएगा। तो नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा? लंबा होता जाएगा। जितनी देर आरएनए पॉलीमरेज एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ के आरएनए की लंबाई बढ़ाएगा, उतनी देर को हम क्या कहेंगे? इलांगेशन। और इसी दौरान हो रहा होगा क्या? पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए। ऐसे करते 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 धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाएगा टर्मिनेटर पर। जब टर्मिनेटर पर पहुंचेगा तब क्या होगा? ये जो रो फैक्टर है ये जाकर के आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर जाएगा। जैसे ही रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होगा वैसे दो घटनाएं होंगी। फिर आरएनए पॉलीमरेज में कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से अलग हो जाएगा। जैसे ये डीएनए से अलग होगा, टर्मिनेशन या कंप्लीट हो जाएगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन। और इसके कंप्लीट होते ही क्या होगा? जो आरएनए बन रहा था वो आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा किसका? आरएनए का, और प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो अगर स्टेप वाइज देखें तो 3 स्टेप ये ऑन इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब है कि जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़े तो इनिशिएशन सिग्मा की मदद से। इलांगेशन का मतलब है कि जो टेम्पलेट डीएनए है उसके सीक्वेंस के हिसाब से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जोड़ के आरएनए बनाते जाओ, ये इलांगेशन है। और टर्मिनेशन का मतलब है कि जब रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाए तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से अलग हो जाए और आरएनए फाल हो जाए, उसको हम टर्मिनेशन। फिर क्वेश्चन है कि कितने स्टेप हो गए? 3 में से कौन सा स्टेप है जो आरएनए पॉलीमरेज वास्तव में करा रहा है? तो वास्तव में तो ये सिर्फ इलांगेशन ही करवा रहा है। क्यों? जब ये इनिशिएशन करना था
तो अकेले नहीं था, कौन था? सिग्मा की मदद ले रहा है। और जब टर्मिनेशन कर रहा था तो रो की मदद। तो 3 स्टेप में से इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा है, इलांगेशन में अकेले आरएनए पॉलीमरेज है, और टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो है। सिग्मा को कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर और रो को कहते हैं टर्मिनेटर फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर जब इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा तो इनिशिएशन होगा, और जब ये इससे जुड़ जाएगा तो टर्मिनेशन हो जाएगा। 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो कहोगे इनिशिएशन, कामा इलांगेशन एंड क्या, टर्मिनेशन। अगर हम इनिशिएशन की बात करें तो कहोगे इसमें कौन इन्वॉल्व है? आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर। अगर हम इलांगेशन की बात करें तो कौन इन्वॉल्व है? तो कहोगे आरएनए पॉलीमरेज ओनली। और टर्मिनेशन की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर। इनिशिएशन कैसे होगा? तो कहोगे बाई बाइंडिंग, किसका किससे? आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर विद हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। अच्छा, इलांगेशन कैसे होगा? बाई आरएनए पॉलीमरेज, जो क्या कराएगा? पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। और किस हिसाब से जोड़ेंगे? तो जो टेम्पलेट के बेस सीक्वेंस होंगे उसी हिसाब से जोड़ेंगे। पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड इन टेम्पलेट सीक्वेंस। और टर्मिनेशन कैसे होगा? बाई, तो कहोगे रो फैक्टर। बाइंड टू किससे? आरएनए पॉलीमरेज। रिजल्ट क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट फ्रॉम डीएनए एंड क्या होगा? एंड आरएनए फॉल ऑफ। एक क्वेश्चन पूछता है, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर ऐसा क्या कर देते हैं
कि इनिशिएशन हो जाता है और टर्मिनेशन हो जाता है। तो कहोगे कुछ अल्टर कर देते हैं स्ट्रक्चर किसका, आरएनए पॉलीमरेज का, और ऐसा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं कि कभी उसको इस लायक बनाते हैं कि वो शुरू कर सके और कभी इस लायक बनाते हैं कि काम बंद हो जाए। बैक्टीरिया में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है उसमें प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ इंट्रान पाए ही नहीं जाते, इंटरवेनिंग सीक्वेंस है नहीं। एक बात। दूसरा सवाल है, जैसे मान लेते हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज है और ये भी आरएनए इससे जुड़ा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन चल ही रहा है अभी, तब तक होता क्या है, तब तक आके इससे राइबोसोम जुड़ जाता है। अगर आरएनए से राइबोसोम जुड़ जाएगा तो प्रोटीन भी तो बनने लगेगा। तो बैक्टीरिया में एक बहुत विशेष बात है क्या, कि मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन पूरा नहीं हो पाया, उससे पहले ही क्या शुरू कर देते हैं, प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा क्यों, तो उसका क्यों यही जवाब है। दो कारण है, एक तो प्रोसेसिंग की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ इंट्रान नहीं है, दूसरा यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, तो आरएनए बन कहाँ रहा होगा, साइटोप्लाज्म में, और प्रोटीन कहाँ बनानी है, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम भी कहाँ बैठे हैं, साइटोप्लाज्म में। तो जब सब व्यवस्था वहां है तो इंतजार कुछ है ही नहीं। अच्छा यूकैरियोट में क्या है, आरएनए बनेगा न्यूक्लियस में, प्रोटीन बनाओगे साइटोप्लाज्म में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन बनाना पहले ही शुरू कर दो, आरएनए बन ना पावे, ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ दो क्वेश्चन अच्छे हैं। बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू हो जाती है इससे पहले कि फुल्ली मैच्योर आरएनए बन पावे। क्यों? तो उसके दो कारण दोगे, प्रोटीन की सिंथेसिस और आरएनए की सिंथेसिस दोनों कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। एक बात, और यहाँ जो आरएनए बना है उसको क्या नहीं करना है, उसकी प्रोसेसिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंट्रान नहीं पाया। अब लिख लीजिए, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर बाइंड टू किससे, आरएनए पॉलीमरेज। रिजल्ट क्या होगा, अल्टर हो जाएगा इन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब जब आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बदलेगा तो रिजल्ट क्या होगा, अगर सिग्मा जुड़ा है तो इनिशिएशन, और अगर रो जुड़ा है तो टर्मिनेशन। तो यहाँ इंसर्शन रीजन है कि सिग्मा और रो जुड़ने से इनिशिएशन टर्मिनेशन कैसे होता है, तो कोई स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एक और बात, इन प्रोकैरियोट कभी कभार क्या हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट बिफोर फुल्ली आरएनए सिंथेसिस, पूरी तरीके से आरएनए बन पाया उससे पहले ही प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है। क्यों? तो क्यों बताना पड़ेगा, बिकॉज दो कारण हैं। पहला कारण, न्यूक्लियस एब्सेंट है, पहला कारण न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, और रिजल्ट में ट्रांसक्रिप्शन
और क्या ट्रांसलेशन दोनों कहां होंगे, साइटोप्लाज्म। और दूसरा क्या है, नो इंट्रान इन mRNA, इन mRNA, इसी नाते नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्या, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं है, इसी नाते आगे आगे आरएनए बनाते चलो और पीछे पीछे प्रोटीन बनाते चलो। तो बैक्टीरियम लिखा है एनसीईआरटी में, ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड विद ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड विद ट्रांसलेशन। लिख लिया, सारे स्टेप क्लियर हैं? तो एनसीईआरटी खोलो। हम लोग यहां से पढ़ेंगे, यहां तक पढ़ चुके थे। There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyze transcription in, क्या लिखा है, all type of RNA in bacteria। RNA polymerase बाइंड करेगा किससे और क्या कर देगा, इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन। तो कहोगे क्या, इनिशिएशन। ये इट किसके बारे में लिखा है, बस ये इसी के बारे में लिखा है। तो आरएनए पॉलीमरेज यूज करेगा क्या, न्यूक्लियोसिड ट्राइफॉस्फेट। अगर डीएनए बना रहे होते तो डीऑक्सी कहते, एज ए सबस्ट्रेट। और पॉलीमराइजेशन करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, पॉलीमराइज करेगा किस फैशन में, टेम्पलेट डिपेंडेंट टेम्पलेट के हिसाब से। और किस रूल को फॉलो करेगा, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। कॉम्प्लीमेंटरिटी में सब कुछ सही होगा, बस एक ही नियम है कि जहां थाइमिन आ रहा होगा वहां। अच्छा, फिर ये इट लिखा है किसके बारे में, ये फिट आरएनए पॉलीमरेज के बारे में ही लिखा है। क्या, यही फैसिलिटेट करेगा ओपनिंग ऑफ हेलिक्स, आया हुआ क्वेश्चन है। और यही कंटिन्यू कराएगा क्या, इलांगेशन। आगे आगे खोलता रहेगा, इलांगेशन चलता रहेगा। छोटा सा आरएनए का हिस्सा किससे अटैच रहेगा, एंजाइम से अटैच रहेगा। ऐसे बनाया था ना, ऐसे आरएनए इस टाइप का बनाया था ना, तो केवल यहां जरा सा अटैच है। एक बार पॉलीमरेज एंजाइम पहुंच जाए कहां, तो जो आरएनए है वो क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज भी फॉल ऑफ हो जाएगा और रिजल्ट क्या होगा, टर्मिनेशन। अब ये इतना पैराग्राफ है, कैसे इनिशिएशन करोगे, कैसे टर्मिनेशन। तेरा क्वेश्चन है कैसे आरएनए पॉलीमरेज ये तीनों घटनाएं कर पाएगा, तो कोई नहीं, तीनों घटनाएं के लिए नहीं करता है। इलांगेशन, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन तीनों नहीं कर पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज केवल क्या करेगा, कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ इलांगेशन, अकेले यही कर सकता है। ये एसोसिएट करेगा किससे, ट्रांजिएंटली की परमानेंटली, अलग भी तो हो जाता है। इनिशिएशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर काहे के लिए, इनिशिएट या टर्मिनेट। लिखा है एसोसिएशन ऑफ दीज फैक्टर क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, या तो इनिशिएट कर पाओ या तो टर्मिनेट कर पाओ। इन बैक्टीरिया एमआरएनए को क्या नहीं चाहिए, प्रोसेसिंग नहीं चाहिए। इसी नाते ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन कहा, सेम कंपार्टमेंट। कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस है नहीं। तो बहुत बार ये देखने को मिलता है कि ट्रांसलेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, इससे पहले कि पूरा क्या बन पाए, एमआरएनए बन पाए। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या हो जाते हैं, कपल्ड, किसमें, बैक्टीरिया। तो ये एसर्शन है। और ऊपर क्या लिखा है, रीजन लिखा है। हेडिंग डालिए, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। पहले तो रटने वाले सवाल,
ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। सुन लीजिए ध्यान से 3-4 क्वेश्चन। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप वही रहेंगे, कौन से? इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन, उसमें अंतर नहीं है, लेकिन कुछ तो अंतर है। तो 2-3 अंतर सुन लीजिए। पहला अंतर यह है कि यहाँ अलग अलग आरएनए बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 चाहिए, किसके लिए? राइबोसोमल आरएनए के लिए। आरएनए पॉलीमरेज 2 चाहिए एचएनआरएनए या मैसेंजर आरएनए के लिए। और आरएनए पॉलीमरेज 3 चाहिए, किसके लिए? टीआरएनए के लिए, ठीक है, और एसएन और उसके साथ 5 एसआरएनए के लिए। एक और खास बात, यूकैरियोटिक सेल में हो सकता प्लांट की सेल हो, तो प्लांट की सेल होगी तो 2 जगह डीएनए और मिलेगा उसको, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा और साइटोप्लाज्म उसमें क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। तो जब अगर सेल डिवाइड करेगी तो क्लोरोप्लास्ट की भी संख्या बढ़ाने होंगे, तो उसका भी तो डीएनए डबल करना पड़ेगा। तो साइटोप्लाज्म में जो पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वाले डीएनए हैं, उनसे भी तो आरएनए बनना होता होगा, उनसे भी तो प्रोटीन बननी होती होगी, तो उनके एंजाइम और पाए जाएंगे। तो किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल में कितने टाइप के एंजाइम होंगे? तो कहोगे 5 टाइप के एंजाइम। क्यों भाई? 3 तो असली वाले हो गए, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3, और एक हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया वाला, एक हो जाएगा प्लास्टिड वाला। और अगर एनिमल सेल है तो 4 प्रकार के होंगे। 3 न्यूक्लियस वाले होंगे, कौन से? 1, 2, 3, और इसके अलावा एक कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो न्यूक्लियस में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज मिलेंगे, वो एक अलग मसला है, 2 और भी बगल में मिलेंगे, ठीक। एक और खास बात है, यहाँ जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो आरएनए बन के तैयार होता है उसको इमेच्योर आरएनए कहते हैं, और उसमें इंट्रान पाए जाते हैं, इंट्रान या नॉन स्प्लिसिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं। अब इंट्रान अगर पाए जाते हैं तो उनको रिमूव करना पड़ेगा, तो स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है मैच्योर आरएनए बनने से पहले यहाँ प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें इंट्रान को हमको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो ये 2-3 मेन अंतर हैं। फिर बाकी स्टेप वही है, इनिशिएशन होगा, इलांगेशन होगा, टर्मिनेशन, तो उसको दोबारा हमको पढ़ना नहीं है। तो हमको रियल में पढ़ना क्या है? हमको रियल में प्रोसेसिंग पढ़नी है कि कैसे प्रोसेसिंग करेंगे। रटने वाले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर अभी समझाते हैं। तो हेडिंग डालिए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। पहला सवाल, 3 टाइप आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कैसे? तो एक होगा कौन सा बेटा? आरएनए पॉलीमरेज 1, काहे के लिए होगा? फॉर राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए में भी कौन से? 18S, 28S और 5.8S आरएनए पॉलीमरेज 2 किसके लिए होगा? फॉर प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, जिससे एमआरएनए बनेगा, और वो है कौन? वो है एचएनआरएनए, फुल फॉर्म हेटेरो जीनस न्यूक्लियर आरएनए। तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज 3, काहे के लिए? फॉर ट्रांसफर आरएनए के लिए है। और किसके लिए है? 5S राइबोसोमल आरएनए। और किसके लिए है? एसएन आरएनए। एसएन क्या है?
स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एक और सेल ऑर्गेनेल हैव ए स्पेसिफिक पॉलीमरेज इन, कहा? दो जगह, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया के अलग होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अलग होंगे, न्यूक्लियस के अलग होंगे। किसी भी यूकैरियोट में जो इमेच्योर आरएनए होगा, जिसको कहते क्या हैं? एचएनआरएनए, इसमें होते क्या है? हैव बोथ इंट्रान एंड एक्जान। इसी नाते रिक्वायर प्रोसेसिंग टू मेक मैच्योर एमआरएनए। अब मैच्योर एमआरएनए में प्रोसेसिंग करेंगे, उस प्रोसेसिंग में मेनली क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं किसको? इंट्रान, और ज्वाइन कर लेते हैं किसको? एक्सान। और इस प्रोसेसिंग का नाम क्या होता है? स्प्लाइसिंग। तो अब हम लोगों को डिटेल में ये पढ़ना है स्प्लाइसिंग। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। और एक डायग्राम बना लीजिए। किसी भी यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, जैसे मान लेते हैं कि ये टेम्पलेट डीएनए है, ये 3' to 5', और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये आरएनए बन के तैयार हुआ, ये 5' to 3'। ये याद रखिए, डीएनए हमेशा 3' to 5' पढ़ेंगे, आरएनए हमेशा 5' to 3' पढ़ेंगे। ये जो आरएनए बना इसी को एमआरएनए कहो, या इमेच्योर एमआरएनए कहो, या एचएनआरएनए कहो, या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहो, बात एक ही है, सब एक ही चीज है। होता क्या है, इस आरएनए की खास बात यह है कि भाई यहाँ एक्सान था तो यहाँ भी एक्सान होगा, यहाँ इंट्रान था तो यहाँ भी इंट्रान होगा, फिर एक्सान होगा और फिर इंट्रान होगा। तो एक्सान इंट्रान, एक्सान इंट्रान, एक्सान इंट्रान वैसे मिलेंगे। इसी नाते ये जो आरएनए है वो किसी काम का आरएनए नहीं है। सबसे पहले करते क्या है, वास्तव में तो हमको मेन काम ये करना है स्प्लाइसिंग, जिसमें एक्सान को जोड़ लेना, इंट्रान को हटा देना है। लेकिन दो काम और करते हैं। क्या करते हैं, जो ये आरएनए बना है इसका जो 5' एंड है, किसी का 5' एंड क्या रिप्रेजेंट करता है? 5' एंड फ्री फास्फेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ फास्फेट फ्री है, उससे कुछ और जुड़ सकता है। इस नाते व्यवस्था की गई है कि कुछ और ना जुड़ने पाए तो कैप लगा दिया जाए। अब कैप कैसे लगाओगे? तो यहाँ एक विशेष अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया गया है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट। ये कैसे, इधर देखो, जैसे ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 1 नंबर कार्बन है, यहाँ ग्वानोसिन जुड़ा है, ये 2 नंबर कार्बन है, आरएनए है तो OH है, ये 3 नंबर कार्बन OH है, और ये 5 नंबर कार्बन फास्फेट है। ये ग्वानोसिन मोनोफास्फेट है, इसमें एक और फास्फेट जोड़ दीजिए डाइफास्फेट, एक और जोड़ दीजिए तो ट्राइफास्फेट, और 5 यहाँ पर मिथिल ग्रुप भी जोड़ देते हैं। तो जब मिथिल ग्रुप जोड़ दोगे तो पूरा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? तो जैसे मिथिल ग्रुप जोड़ दोगे वैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट। तो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट बनाया और उसको यहाँ जोड़ दिया। अब यहाँ जोड़ेंगे कैसे, आप ये बता दो बस। तो यहाँ फास्फेट फ्री था, 3 नंबर का OH भी तो फ्री रहा होगा, इसको जोड़ दिए होंगे,
ये फ्री मिल गया होगा, तो यहीं पर क्या जोड़ दिए होंगे, मिथिल जोड़ दिए होंगे, तो पूरी तरीके से इसकी रिएक्टिविटी क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। तो वास्तव में ये चाहते थे कि 5 नंबर पर जो फास्फेट फ्री है वो अब किसी और से ना जुड़े, तो एक ऐसा मालिक्यूल जोड़ दो कि उससे कुछ जुड़ने ना पावे। तो मालिक्यूल कौन जोड़ दिया गया, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट जोड़ दिया गया। इसका कोई भी इंड्स फ्री नहीं है, क्योंकि अब 3 फास्फेट जुड़ चुके, इतना रिपल्सन है कि अब कोई यहाँ जुड़ नहीं पाएगा, और OH फ्री बचा नहीं है, इस नाते इससे कोई नहीं जुड़ेगा। तो इसको लगा दिए कहाँ, तो कहोगे 5 डैश इंड ऑफ HNRNA। अच्छा, इधर से भी तो जुड़ सकता है, इधर भी 3 डैश है, 3 डैश पर 3 नंबर OH फ्री है, तो कहा इधर क्या करो, तो कहा इधर बहुत सारे एडेनिन जोड़ दो। अब बहुत सारे एडेनिन डेरिवेटिव जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं पॉली एडेनाइलेशन, मतलब ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें एडेनिन हो, वो जोड़ते चले जाओ, और लगभग कितने 200 से 300 जोड़ देंगे। ये कैसे जोड़ेंगे, तो कहोगे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, मतलब डीएनए से नहीं पूछेंगे। ये कहाँ जोड़ दिया, 3 डैश इन पर। जोड़ने को क्या कहते हैं, टेलिंग, और जो जुड़ जाएगा उसका नाम टेल। तो यहाँ पॉली एडेनाइन टेल होती है, इसमें कितने 200 से 300 होते हैं। तो 5 डैश पे जोड़ दिया कैप, 3 डैश पे जोड़ दिया टेल, आगे से भी रास्ता बंद है, पीछे से भी रास्ता बंद है। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद फिर स्प्लाइसिंग करेंगे। क्या करेंगे, तो स्प्लाइसिंग में काट देंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, और काट के जोड़ देंगे। तो ये इंट्रान क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये एक जान, ये एक जान, सॉरी, ये एक जान और ये एक जान क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एक जान जोड़ लिया, आगे कैप लगी है, पीछे टेल लगा है। अब इसका नाम मेच्योर mRNA है, और 2 इंट्रान क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग। अब काटोगे छांटोगे तो एंजाइम नहीं लगेगा, एंजाइम तो स्प्लाइसिंग में लगते हैं एंजाइम। और एंजाइम को कहते क्या है, इसको कहते हैं स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन है स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, तो जो SNRNA बनाए थे, जो SNRNA बनाए थे, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, उसके साथ प्रोटीन जुड़ के बनता है क्या, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। अभी कुछ साल पहले पूछा गया था, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया में होता है कि नहीं होता है, तो वहां क्या जरूरत है भाई, जब वहां स्प्लाइसिंग नहीं है तो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स नहीं है। आखिरी क्वेश्चन पे लिख लेंगे, प्रोसेसिंग में कितने स्टेप, 3। कौन कौन से, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, और इनका सही सीक्वेंस यही है, पहले कैपिंग करेंगे, फिर टेलिंग करेंगे, फिर स्प्लाइसिंग करेंगे। कैपिंग में क्या करते हैं, कैप जोड़ते हैं, कैप के नाम पर क्या जोड़ते हैं, 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट, कहाँ जोड़ देंगे 5 डैश। और टेलिंग में क्या जोड़ते हैं, एडेनिन एडेनाइलेट जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं 3 डैश पर जोड़ते हैं, ठीक है। और फिर स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं, तो इंट्रान हटा देते हैं, एक जान जोड़ देते हैं, एंजाइम कौन सा, लिख लीजिए। यूकैरियोट में आरएनए की जो प्रोसेसिंग हो रही है उसमें कितने स्टेप हैं, कैपिंग, टेलिंग और क्या, स्प्लाइसिंग। अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो यही क्रम बताएंगे आप। फिर सवाल है कि कैपिंग में क्या करते हैं, तो कहोगे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, कौन सा अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट, शॉर्ट फॉर्म में इसको MGPPP कहां जोड़ देते हैं, added at 5 dash end of HNRNA। अच्छा, टेलिंग में क्या करते हैं, तो कहोगे 200 से 300
एडिनाइलेट रेजिड्यू ऐड करते हैं कहा 5' एंड ऑफ HNRNA। अच्छा 3' कहां जोड़ेंगे 3' और फिर क्या बचेगा स्प्लाइसिंग। इसमें क्या करते हैं तो इंट्रान को रिमूव कर देते हैं और एक्जान को ज्वाइंस कर देते हैं और रिजल्ट क्या होता है मैच्योर mRNA बनता है। एक और बात स्प्लाइसिंग में लगता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते क्या हो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है SNRNA एंड प्रोटीन। एक बात और स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स किसमें एब्सेंट है और किसमें प्रेजेंट है। एब्सेंट है प्रोकैरियोट और प्रेजेंट है चलो एनसीईआरटी ओपन करो। कहां तक पहुंच गए थे हम लोग यहां तक। देखो डायग्राम देख लो ये देखो सामान्य डीएनए है और ये आरएनए पॉलीमरेज है बस ये आगे की तरफ बढ़ रहा है ओपन करते हुए। तो देखो ये क्या बन रहा है आरएनए बन रहा है। आरएनए बन रहा है इसी बनने के दौरान ही क्या लगा लेंगे कैप लगा दिए। अब इधर की तरफ कैप हो गई अभी 3' खाली है इधर देखो टेल लग गई साथ में स्प्लाइसिंग है। तो सीक्वेंस में देखेंगे तो कैपिंग होती है टेलिंग होती है और फिर स्प्लाइसिंग होती है। यहाँ देखो मैच्योर बन गया यहाँ कैप लगी है यहाँ टेल लगी है और यहाँ सिर्फ क्या बचे सिर्फ और सिर्फ एक जान बचे इंट्रान रिमूव हो गए। यहाँ पढ़ना कह रहा कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज कहां होंगे उनको छोड़ दीजिए जो कहां है ऑर्गेनेल में क्योंकि यहां बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर काम का बंटवारा 1 वाला क्या करेगा राइबोसोमल आरएनए बनवाएगा 18S 28S और 5.8S और थर्ड वाला क्या बनाएगा T से थर्ड T से टीआरएनए और साथ में 5S आरएनए और SNRNA और जो सेकंड है वही असली है वो प्रिकर्सर ऑफ mRNA या HNRNA। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है उसमें एक जान और इंट्रान दोनों हैं इसी नाते ये क्या है नॉन फंक्शनल। तो ये असर्शन रीजन में आ सकता है कि HNRNA नॉन फंक्शनल क्यों है क्योंकि दोनों चीजें हैं। इसी नाते हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा यहाँ स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी और इस दौरान क्या करोगे इंट्रान हटा दोगे और एक जान को जोड़ दोगे। HNRNA में 2 प्रोसेस और भी होती हैं कैपिंग और टेलिंग मेन काम यही है। कैपिंग में क्या करते हैं तो कहो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड नाम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो जाएगा कहां पर 5' और टेलिंग में क्या एडिनाइलेट रेजिड्यू कितने 200 से 300 कहां जोड़ोगे 3' किस मैनर में इन डिपेंडेंट मैनर में। फिर फुल्ली प्रोसेस जो HNRNA होगा उसका नाम mRNA होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू द अंडरस्टूड इस ये पॉइंट टिक कर लो। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रॉब्ली एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम एक क्वेश्चन। दूसरा जो इंट्रान है वो बता रहे हैं कि क्या है विशेष है एंटीक्विटी बताता है। और तीसरा क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। हेडिंग डाले जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की जनरल इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं डिटेल बातें कल पढ़ेंगे।
एक शब्द होता है जेनेटिक कोड, एक होता है कोडान। क्या अंतर भी आगे पता चलेगा। पहले जो जनरल बात है वो समझ लीजिए क्या है। इधर देखो, देखते चलो, लिखते चलो। आपको आपसे कहा जाए कि आप डीएनए से, बेटा बातचीत ना करो, डीएनए बनाओ, तो आप आराम से डीएनए के बेस सीक्वेंस बना लोगे। क्यों? डीएनए के जो बेस सीक्वेंस हैं उनकी कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल फॉलो करोगे और उससे आप आराम से क्या बना लोगे? डीएनए बना लोगे। क्योंकि डीएनए के जो बेस सीक्वेंस हैं या न्यूक्लियोटाइड पेयर का जो सीक्वेंस है, यहां न्यूक्लियोटाइड पेयर का जो सीक्वेंस है, इनके बीच क्या मिल गई? इनके बीच मिल गई कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ बेस, और आप आसानी से क्या कर गए? बना ले गए, डीएनए से डीएनए बन गया। अच्छा, ऐसे ही डीएनए से अगर आरएनए बनाना हो तो आरएनए में भी क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे, नहीं होंगे? बेस सीक्वेंस होंगे। और इनके बीच भी क्या है? कॉम्प्लीमेंटरिटी है। किसकी? ऑफ बेस। बस वो फर्क है कि थायमीन की जगह यूरेसिल है। लेकिन कॉम्प्लीमेंटरिटी के फायदे के हिसाब से आप इस सीक्वेंस से ये सीक्वेंस बना जरूर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। फिर कल को आपसे कहा जाए डीएनए से प्रोटीन आरएनए से प्रोटीन बनाओ, तो प्रोटीन में क्या पाया जाएगा? अमीनो एसिड सीक्वेंस। अब जब अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा तो समस्या ये आ गई कि इसके आरएनए के बेस सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से ही अमीनो एसिड का सीक्वेंस तय होता है, इसमें कोई शक नहीं। कैसे? आप यहां डीएनए का सीक्वेंस बदल दो तो आरएनए का सीक्वेंस बदल जाएगा, तो प्रोटीन में बदल जाता है। तो ये तो कंफर्म है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस कौन तय करता है? आरएनए के सीक्वेंस तय करते हैं। लेकिन कैसे तय करते हैं ये नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां क्या नहीं है? नो कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे तो ऊपर की 10-12 लाइनें यही लिखी कि प्रोटीन बनाने में आरएनए का रोल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आरएनए के बेस सीक्वेंस और अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बीच कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है। जैसे यहाँ ये होता तो वहां टी कर लेते थे, यहाँ सी होता तो वहां जी कर लेते थे। यहाँ क्या है कि यहाँ ए लिखा हो यहाँ वहां टायरोसिन ले आओगे, यहाँ सी लिखा हो तो वहां फिनाइल एलानाइन ले आओगे। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बहुत समय लगा वैज्ञानिकों को ये समझने में, काफी एनसीईआरटी में लिखा है, काफी वक्त लगा ये समझने में कि यहाँ जो इसके आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं वही तय करते हैं क्या? अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं वही डिटरमाइन करते हैं क्या? अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो इसी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो किस पर था बेटा? ओवर एमआरएनए, इसी को कह दिया गया क्या? जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडान। अंतर समझ लो क्या है। जब हम कोडान कहते हैं तो ये एक वो विशेष कॉम्बिनेशन होता है जो किसी एक अमीनो एसिड के लिए होता है। कोडान एक अमीनो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए होता है और कोड ढेर सारे कोडान एक प्रोटीन के लिए होते हैं। जब हम कोड कहते हैं तो हम प्रोटीन की बात करते हैं, और कोडान कहते हैं तो किसी एक अमीनो एसिड की बात करते हैं। तो ये काहे के लिए है? प्रोटीन। और ये किसके लिए है? अमीनो एसिड।
जब हम प्रोटीन कहते हैं तो ढेर सारे अमीनो एसिड हो गए, तो ढेर सारे कोड, ढेर सारे अमीनो एसिड, एक प्रोटीन। तो ये बताओ जेनेटिक कोड क्या है? तो कहोगे ये न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन है जो किसके ऊपर है? एमआरएनए पर, जो कोड करता है किसके लिए या डिटरमाइन करता है क्या? अमीनो एसिड का सीक्वेंस। और जब ये बात लोगों ने बोली वैज्ञानिकों ने, तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्वेश्चन उठा दिया, कहा ये बताओ किसी आरएनए पर बेस तो केवल 4 हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, और अमीनो एसिड 20 हैं प्रोटीन में, तो ये 4 बेस 20 अमीनो एसिड को कोड कैसे करते होंगे? ये भी सोचने वाली बात है, जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। तो कहा ऐसा करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो कहा ऐसा हो सकता है भाई एक बेस से एक अमीनो एसिड, तब तो 4 ही कोड बन पाएंगे और 4 ही अमीनो एसिड आ पाएंगे। तो उसका हल कॉम्बिनेशन बनाया गया, मैथमेटिकल परम्यूटेशन किया गया। देखो कैसे, तो लिखते चलो, जेनेटिक कोड क्या है? तो कहोगे ये कॉम्बिनेशन है ऑफ न्यूक्लियोटाइड या बेस का, न्यूक्लियोटाइड या बेस प्रेजेंट ओवर किसके ऊपर? एमआरएनए, जो कोड किसको करता है? कोड फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, अब जब कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो कहोगे ओनली 4 बेस प्रेजेंट हैं, कहां? एमआरएनए। और वो है कौन से? तो वो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, और इन्हीं को कोड करना है कितने? 20 अमीनो एसिड पर। तो पहली शर्त है, पहला माना गया सिंगलेट कोडान। क्या कहा गया? इफ 1 बेस इक्वल टू 1 कोडान, अगर एक बेस को एक कोडान माना जाए तो टोटल कितने कोडान होंगे? टोटल 4 ही कोडान बनेंगे। और न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड कितने हैं? 20। तो नॉट सफिशियंट फॉर क्या? 20 अमीनो एसिड। तो कहा ऐसा होगा, डबलेट कोडान। ये क्या कहा गया? इफ 2 बेस एक कोडान में आ जाए तो टोटल कितने बनेंगे? तो टोटल 16 कोडान बनेंगे। कैसे 16 बने? तो 16 ऐसे बने, 4 की पावर 2, तो 4 चौक 16 हो जाएंगे। अभी भी कम है, नॉट सफिशियंट फॉर 20 अमीनो एसिड। फिर तीसरा, ट्रिपलेट कोडान, मतलब 3 बेस एक कोडान। तब क्या होगा? तो टोटल बनेंगे 64। कैसे? 4 की पावर 3। लेकिन अभी भी कम है, कम है।
बताओ, ये सफिशिएंट है। इवन ज्यादा हो गए। तो जेनेटिक कोडान कैसा होता है? ट्रिपलेट कोडान होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेस ओवर एमआरएनए। यहाँ 2 क्वेश्चन है। जेनेटिक कोड का नेचर ट्रिपलेट होता है, ये प्रपोज किसने किया और ये प्रूव किसने किया? तो प्रपोज किया किसने? इसी साल आया है, जॉर्ज गैमो। और जॉर्ज गैमो है क्या? फिजिसिस्ट। और प्रूव किसने किया? मार्शल नीरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना। पहला सवाल, कोडान खोजा किसने? जेनेटिक कोड डिस्कवर बाई। क्वेश्चन आएगा, आंसर बताना पड़ेगा। यही डिस्कवर है, नीरेनबर्ग। बर्ग है भैया, नीरेनबर्ग एंड मथाई एक वैज्ञानिक है, ठीक है, उनके साथ मिलके खोजे। जेनेटिक कोड डिस्कवर बाई तो वो बताएंगे। टर्म जेनेटिक कोड किसका दिया है? तो इन्हीं का दिया है, जॉर्ज गैमो का दिया हुआ है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, बताया किसने? गैमो। प्रूफ किसने किया? इन लोगों ने। तो लिख लो 2 लाइनें और। जेनेटिक कोड डिस्कवर बाई, क्या दोगे? जेनेटिक कोड टर्म किसने दिया? जॉर्ज गैमो। बाकी पीछे 2 क्वेश्चन लिखी हैं। ट्रिपलेट नेचर दिया किसने और ट्रिपलेट नेचर प्रपोज वो प्रूफ किसने किया? इसी साल आया क्वेश्चन। जरा एनसीईआरटी खोलो। लिख लिया? हरगोविंद खुराना को नोबेल काहे मिला? इसका नोबेल नहीं मिला जो पढ़ रहे हो, उन्होंने नोबेल किसी और चीज के लिए मिला है। आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बना के दिखाए थे, आर्टिफिशियल सिंथेसिस कराए थे। चलो जेनेटिक कोड देखो, वही कहानी लिखी है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ए न्यूक्लिक एसिड कॉपी करके क्या बना सकते हो? एक न्यूक्लिक एसिड बना सकते हो, चाहे डीएनए बना लो चाहे आरएनए बना लो। क्यों? ये आसान है, क्योंकि यहाँ क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाते हैं, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो न्यूक्लियोटाइड पर है उसी से हम क्या तय कर लेते हैं? अमीनो एसिड के सीक्वेंस तय कर लेते हैं। लेकिन सबसे खास बात, यहाँ कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट नहीं है। किसके बीच?
न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच। तो फिर सवाल है कैसे आखिर ये हो जाता है। अच्छा कहा ये तो प्रमाणित है कि यदि आप चेंज कर दो क्या न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए तो तुरंत चेंज हो जाएगा क्या, इसको पलट देते हैं, इसका मतलब अमीनो एसिड का सीक्वेंस वहीं से तय होता है। दिस लीड टू द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड, जो दिशा देता है किसको, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बहुत एक्साइटिंग था, बहुत एक्सपेरिमेंट उसमें किए गए। तो प्रोपोजिशन एंड डिसिफरिंग द जेनेटिक कोड ये भी बहुत चैलेंजिंग टास्क था। इन वेरी ट्रू सेंस इफ रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट, अलग अलग एरिया के, एक फिजिक्स का चाहिए, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी चाहिए, बायो केमिस्ट्री चाहिए, जेनेटिकिस्ट चाहिए, बायोलॉजिस्ट चाहिए, सब चाहिए। इसी कड़ी में कौन आए, गैमो आए, कौन है, फिजिसिस्ट। इन्होंने आर्गुमेंट किया क्या कि केवल कितने हैं, 4 बेस हैं, और अगर ये कोड करेंगे 20 अमीनो एसिड को तो फिर कोड में हमको क्या लेना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन लेना ही पड़ेगा। इन्होंने ही बताया कि कोड करना है अगर 20 अमीनो एसिड को तो कोड शुड बी कम से कम मेड अप ऑफ मिनिमम 3 का हो, ठीक है। दिस वाज ए वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, प्रोपोजिशन है, प्रूव नहीं है। क्यों, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथमेटिक का लगाए, 4 गुणे 4 गुणे 4 तो कितने बन गए, 64 कोडान बन गए, और ये काफी ज्यादा है जितनी आवश्यकता है, 20 ही आवश्यकता थी, उसे ज्यादा बन गए। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडान वाज ट्रिपलेट, ये मोर डांटिंग टास्क था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये काम किसने किया, हरगोविंद खुराना ने किया। कैसे किया अभी नहीं बताया है, और किसने किया, एक वैज्ञानिक देखो लिखिए मार्शल नीरेनबर्ग। तो कैसे किया अगले लेक्चर पर बताएंगे। बस